हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। तो आपने शायद यूट्यूब में हमारा नोटिफिकेशन पोस्ट देख लिया होगा। टेलीग्राम में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन मिल चुका है। तो बेसिकली क्या था कि अब तक मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम ओल्ड लेबर कोड्स को पढ़ें, न्यू को पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इश्यूज हैं, और अगर आप अलग अलग जगह से जाकर मतलब मान लीजिए कि कोई चैनल है, कोई बुक है, कोई भी सोर्स है आपका जहाँ से आप न्यू लेबर कोड्स को पढ़ लेते हैं, तो अब आपको ये नहीं पता कि ओल्ड में क्या था। अब पेपर तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि 75% जो पेपर का प्रोपोर्शन है, जो कि वेटेज दी जाएगी, वो आपके प्रीलिम्स को दी जाएगी। तो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके पास ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। जैसे हमेशा टॉपर्स टॉप आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को इजी से इजी वे कराना चाहता है। तो अगेन अपना प्रॉमिस फुलफिल करते हुए मैं ये वीडियो सीरीज लेके आई हूँ। यहाँ पे 4 से 5 में ये वीडियो जो है वो बनेगी। इसमें हम जितनी भी ओल्ड एंड न्यू लेबर कोड्स थे 2019 के जो आए थे, 2020 के जो आए थे, क्यों चेंजेस लाए गए, क्या क्या चेंजेस लाए गए, एक एक एस्पेक्ट को गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है, मतलब आप ये समझिए कि सोशल सिक्योरिटी जो है आपकी, वो पूरी की सॉरी जो लेबर रिलेशंस है आपकी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, वो पूरे 50% से ज़्यादा इसमें कवर हो जाएंगे इन्हीं 4-5 वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को सीरीज़ को हम आज से शुरू करते हैं। बदले में मेरे को आपसे चाहिए सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयरिंग, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि मैंने कल वाले जो मैंने वीडियो डाली थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्लू कॉर्नर अनाउंसमेंट होती है वो किसके थ्रू रिलीज़ की जाती है। तो यहाँ पे इस अविनाश कुमार जो है, अगेन आपने दोबारा आंसर जो है वो सही दिया है सबसे पहले। तो इंटरपोल जो होता है उसके थ्रू ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसकी जो वीडियो है वो मैंने टेलीग्राम के नोटिफिकेशन में डाल रखी है, ग्रुप में डाल रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ जाके आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेबर जो मैटर है, एक जो सब्जेक्ट है हमारी कंट्री के अंदर, वो पहली बात तो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, क्यों बार बार चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो जो लेबर का इशू है वो हमारी कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट क्या आता है, ऑब्वियसली सबको पता है, वो लिस्ट जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं, दोनों लॉज बना सकते हैं, वो हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है। एक एक टर्म जो आपको समझ नहीं आएगा, साथ के साथ उसको डेफिनेशन मिलेगी, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथेंटिक हिंदी नहीं मिला है मेरे को मटेरियल, इस वजह से मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि गलत मटेरियल मैं आपको नहीं देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बोथ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है जब लॉज को बनाते हैं लेबर से रिलेटेड, वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 जो है लिस्ट बनाई थी, जिसमें कि 100 जो है लॉज थी स्टेट से रिलेटेड और 40 सेंट्रल लॉज थी, जो कि लेबर के वेरियस एस्पेक्ट्स को अब तक कवर करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें थी, किस किस एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता था, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थे, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेजेस, इन सबको कवर किया जाता था। 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है वो बनाई गई। उन्होंने ये कहा कि यार आप ये देखिए कि 100 लेजिस्लेशन स्टेट की, 40 सेंट्रल की, 140 लेबर की लेजिस्लेशन, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि जो लेजिस्लेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर जो डेफिनेशंस है वो इनकन्सिस्टेंट है। मतलब कि जो लीगल स्टूडेंट्स होते हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ही नहीं समझ पाते हैं, तो वर्कर्स जो हैं वो कहाँ से इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन इनकन्सिस्टेंट है। ऊपर से जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है वो इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो 2002 में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो थी, उनको ये लेजिस्लेशन सही नहीं लगी, और उन्होंने ये कहा कि हमें लेबर लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि जितनी भी सेंट्रल लेबर लॉज हैं उनको अब हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में सब डिवाइड कर देंगे। मतलब कि लॉज तो रहेंगी, बट हम एक ब्रॉडर सब ग्रुप्स जो है ग्रुप्स बना देंगे, जिनके अंदर उन सब का डिस्क्रिप्शन होगा। तो 2019 में हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है कोड आया, लेबर लॉ आई, वेजेस लेबर लॉ आई, सोशल सिक्योरिटी की आई, सेफ्टी की आई, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये जो है 4-5 जो है वो लॉज लाई गई, मतलब कि बेसिकली इसके अंदर डिवाइड किया गया, लॉज के ये नाम नहीं थे। तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो थे, उन्होंने 29 जो सेंट्रल लॉज थी उनको 4 बिल्स के अंदर कंसोलिडेट कर दिया, मिक्सअप कर दिया।
ये कोर्स कौन कौन से थे? वेजिस कोड था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड था, सोशल सिक्योरिटी कोड था और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड था अबाउट हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ये 4 कोर्स थे। तो क्या हुआ बेसिकली कि पार्लियामेंट में जो है इन तीनों एरियाज को मतलब कि बिल बनाने के बाद, पास करने के बाद, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर थी उसको ये फॉरवर्ड कर दी रिपोर्ट। ठीक है, ये बिल्स कर दे कि हमने ये बना दिए। जो स्टैंडिंग कमेटी जो थी उनके पास जब ये बिल्स गए तो उन्होंने इन बिल्स को रिप्लेस कर दिया और 4 बिल्स की जगह कितने बिल्स आ गए? 3 बिल्स आ गए, जो कि सितंबर 19 2020 को आ गए। ठीक है, तो ये है सिनेरियो कि क्यों ओल्ड जो थी वो न्यू बनाई गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2020 में जो लेबर कोर्स थे उसके अंदर कॉमन चेंजेस क्या लाए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल पीएसयूज। तो देखिए, गवर्नमेंट का जो रोल बताया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो किस तरीके से चेंज किया गया। 2019 में क्या था, 2020 में क्या था। अब हम शुरू से एंड तक इसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ट्रस्ट मी, ऐसी वीडियो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगी जहाँ पे एक साथ कंपेरिजन हो रहा है और आपको इजी वे में चीजें समझाई जा रही हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल पीएसयूज के लिए वो 2019 में क्या थी, 2020 में क्या थी। तो 2019 का जो बिल था उसमें कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरह वर्क करेगी। किसी भी मतलब कि हर सेंट्रल जो पीएसयू था उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। बट 2000 बिल जो आया 2020 का, उसमें यहाँ पे चेंज किया गया और उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरीके से तो रहेगी एक सेंट्रल पीएसयू की, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू को होल्ड करती है, मतलब कि जहाँ पे कोई, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पीएसयू था जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पार्ट था, 80% ओनरशिप थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर जो पीएसयू जिसमें 50% से भी जो है वो कम रहता है पार्टिसिपेशन, मतलब पीएसयू के अंदर ओनरशिप गवर्नमेंट की 50% से कम रहेगी, उसमें भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। तो पहले जो पार्टीशन था कि 50% से ज़्यादा में होगी, अब ये ख़त्म कर दिया गया 2020 के अंदर। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की, कौन सी इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। 2019 में उसे में क्या कहा गया और 2020 में क्या कहा गया। तो 2020 में ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी कौन सी इंडस्ट्रीज़ की, रेलवे इंडस्ट्रीज़ की, माइंस इंडस्ट्रीज़ की, टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड बैंकिंग इंडस्ट्री की। 2020 में इस बिल के अंदर चेंज लाया गया और कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सब की तो रहेगी, उसी के साथ किसी भी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हर डेफिनेशन हर टर्म को मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल इंडस्ट्री क्या होती है, कंट्रोल इंडस्ट्री की ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक डेफिनेशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि बिल ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर पहली बात तो कंट्रोल इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई। ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि यूनियन के कंट्रोल के अंदर होती है, जिसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सेंट्रल एक्ट अनाउंस की गई। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई सेंट्रल एक्ट अनाउंस की गई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, किसके थ्रू, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो अब किसके अंदर आ जाएगी, यूनियन के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। इन सभी इंडस्ट्रीज के साथ ये लाया गया 2020 में, जबकि 2019 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी रेलवेज की, माइंस की, टेलीकॉम की और बैंकिंग की। ठीक है, इतना आपको समझ आया। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए कंपाउंडिंग यहाँ पे एक टर्म जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। इसका मतलब क्या है पहले आपको ये समझ लेना, क्योंकि आगे आपको समझ नहीं आएगा। कंपाउंडिंग का मतलब है सेटलमेंट, मतलब सेटलिंग, किसी चीज को खत्म करना, किसी का सेटलमेंट करना। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या, सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो 2019 का जो बिल था उसमें कहा गया था कि जो ऑफेंसेस हैं उनका सेटलमेंट कैसे होगा, जो ऑफेंसेस होंगे जो कि पनिशेबल नहीं है इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर इम्प्रिजनमेंट या फाइन के साथ जो है वो उनके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होगी। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो ऑफेंसेस जिनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट नहीं लगती है, फाइन्स नहीं लगते हैं या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन लगते हैं, उनको अब हम सर्टेन कंडीशंस में लेके जाएंगे। कंपाउंडिंग क्या कहा गई कि जो 50% मैक्सिमम फाइन होगा वो
कंपाउंडिंग होगा, मतलब कि जो 50% फाइन दिया जाता था उससे अब सेटलमेंट होगी 2019 के अंदर। वहीं पे जो 2020 का बिल आया इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी का, उसमें कहा गया कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और विद फाइन, तो एक ऐसा ऑफेंस जिसमें कि 1 साल की जेल होती है और उसके साथ फाइन लगता है, उसके लिए जो होता है कंपाउंडेबल क्या होगा, फॉर ऑफेंसेस 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड। तो पहले क्या होता था कि इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसके साथ फाइन जो है सिर्फ उसमें 50% जो है मैक्सिमम फाइन लगा करता था, बट अब ये कह दिया गया कि सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पे 50% मैक्सिमम फाइन लगेगा जिसमें कि 1 साल की एटलीस्ट इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं पे ये कहा गया कि इम्प्रिजनमेंट के साथ जो ऑफेंसेस होंगे उसमें 75% तक जो सेटलमेंट है वो उस इंडस्ट्री को करनी होगी। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बिल में कहा गया था कि 50% जो होगा, जो फाइन होगा वो एज एन पेनल्टी लगाया जाएगा, और यहाँ पे फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार्स, मतलब कि अगर रजिस्ट्रार्स को नहीं किया जाता है, मेंटेन नहीं किया जाता है तो कितना होगा 50%, और अगर इम्प्रिजनमेंट वाला केस आ जाता है तो कितना होगा 75% होगा। ये हमारा जो हो गया 2020 का आ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो 2020 थी उसमें क्या क्या एग्जम्पशंस की गई 2019 में और 2020 में। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो थी उसको ये कहा गया कि आप किसी भी न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ द कोड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है इन सभी कोड्स का प्रोविज़न लगाना ज़रूरी नहीं है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो ऐसा काम कर सकती है। किसके अंडर कर सकती है? कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 के अंदर। वहीं पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी उससे रिलेटेड क्या चेंजेस किए गए। बेसिकली पहले क्या होता था कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए जाते थे वो कहाँ पे अप्लाई हुआ करते थे? उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे 100 या फिर उससे ज़्यादा वर्कर्स हुआ करते थे, और ये एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग हुआ करते थे कि एक लिस्ट बनाई जाती थी कि ठीक है ये जो है ये लिस्ट है पूरी, ये एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से शेड्यूल किया गया था, मतलब क्या लिस्ट बनाई गई थी जिनमें कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए जाएंगे। पहली बात तो जो मैटर्स हुआ करते थे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स को लेके कि वर्कर्स को किस कैटेगरी में आप क्लासिफाई कर रहे हैं, उसी के साथ जो है किस मैनर में आप वर्कर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं उनके वर्किंग आवर्स के बारे में, उनके हॉलीडेज, उनके पे डेज और वेज रेट्स के बारे में, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है उसका टर्मिनेशन होता है, और जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वर्कर्स के आप उनको किस तरीके से रिड्रेस करते हैं। इनके ऊपर जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते थे उन एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम किया करते थे। 2020 का जो बिल था उसमें क्या चेंज लाया गया, ये जो 100 वर्कर्स का नंबर दिया गया था इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया 300 कर दिया गया। अब उन एस्टेब्लिशमेंट में ये जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स गवर्नमेंट के जाएंगे जिसमें 100 नहीं 300 वर्कर्स एटलीस्ट काम करते हो। तो ये चेंजेस थे 2019 और 2020 में। आई होप अब तक आपको जो है वीडियो समझ आ रही है और पसंद भी आ रही है, तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं कि क्या क्या पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, किस तरीके से उन्होंने रिवाइज करा अपना थ्रेशोल्ड 2019 और 2020 में। तो 2019 में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बना सकती थी 100 वर्कर्स के उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो है जिसमें 100 से कम वर्कर्स काम करते थे तो वहाँ पे जो प्रोविजंस बनाए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो नोटिफिकेशन के थ्रू बनाए जाते थे। ये वाला प्रोविजन जो है वो 2020 के बिल से रिमूव कर दिया गया। अब नोटिफिकेशन के थ्रू जो है प्रोविजंस नहीं बनाए जाते हैं, तो ये वाली पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज आई। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ की स्ट्रेंथ होती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उसका 2019 और 20 में क्या चेंज आया। तो 2019 के अंदर क्या था कि जब एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कवर हो जाती है किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर, गवर्नमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो यहाँ पे जो है उनको अपना जो स्टैंडिंग ऑर्डर है गवर्नमेंट का वो उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई होगा ही होगा, चाहे उसका थ्रेशोल्ड मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट का थ्रेशोल्ड 100 से कम हो जाए। मतलब पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो थी उसने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उस टाइम उसके अंदर जो थे 120 वर्कर काम करते थे। तंगी आ गई एस्टेब्लिशमेंट की, कोई भी रीजन रहा, जो भी था ओनर था उसने जो है
हटा दिया वर्कर्स को, अब उस एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ कितनी रह गई, 90 रह गई, ठीक है। तो 2019 में कहा गया कि चाहे 100 से कम हो जाए स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज़ की, अगर एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर पास हो गया तो उसके बाद जो है वो अप्लाई रहेगा ही रहेगा। बट 2020 में जो है इस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, अगर 100 से कम हो जाएगा और ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बंद होने वाली है, ले ऑफ होने वाला है, उसका रिट्रेंचमेंट होने वाला है, इन डेफिनेशंस को भी हम पढ़ेंगे, ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, तो उस टाइम में क्या प्रोविजंस लाए जाते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो 2019 का बिल था उसमें कोई एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें एटलीस्ट 100 वर्कर्स काम करते थे, उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की अपनी एस्टैब्लिशमेंट के क्लोजर से पहले, ले ऑफ से पहले और रिट्रेंचमेंट से पहले। तो पहले आप ये समझिए ले ऑफ या फिर रिट्रेंचमेंट क्या है। तो ले ऑफ क्या होता है कि मतलब एक एम्प्लॉयर है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपनी एक फैक्ट्री खोली और मैंने जो है 100 बंदों को वहाँ पे रख लिया। अब जो है मेरे पास तंगी आ गई, मैं नहीं चला पा रही हूँ, मेरे को मुनाफा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ वर्कर्स को हटा देती हूँ कि भाई मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगी, मैं अब इनकैपेबल हो गई हूँ। तो ये क्या हो जाता है, ले ऑफ हो जाता है कि आपके अंदर अब एबिलिटी नहीं रही है, इस वजह से आप अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको हटा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता था पहले कि जो एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास 100 वर्कर्स हुआ करते थे उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या हम इन वर्कर्स को हटा सकते हैं, अब हम इनको फीड नहीं करा सकते। और वहीं पे रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि एक सर्विस का टर्मिनेशन करना किसी वर्कर का किसी भी रीजन की वजह से एक्सेप्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कि एक डिसिप्लिन का जो एस्पेक्ट होता है उसको छोड़ के उसके अलावा जो भी कोई एस्पेक्ट है उसकी वजह से आप वर्कर को हटा रहे हैं जॉब से, तो वो होता है रिट्रेंचमेंट। तो ये था 2019 में कहा था कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। बट 2020 में जो है ये कहा गया कि जो एस्टैब्लिशमेंट जिसमें एटलीस्ट 100 वर्कर्स होंगे उनको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर 100-200 वर्कर है उनको अब परमिशन नहीं लेनी होगी। तो ये वाला जो है चेंज आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड को रिवाइज करने के लिए उसकी क्या पावर्स थी। तो 2019 में कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की अगर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहती है तो उससे पहले, मतलब कि क्लोजर से पहले एस्टेब्लिशमेंट की, तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट ही अलाउ करेगी कि आप अपनी थ्रेशोल्ड जो है अपने एस्टेब्लिशमेंट की वर्कर्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 2020 में ये कह दिया कि ठीक है, ये जो आप अब जो परमिशन देंगे वो डिक्रीज की नहीं देंगे, अब आप इंक्रीज की देंगे कि अगर आपको अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वर्कर्स को बढ़ाना है तो आप सिर्फ उसी टाइम जो है गवर्नमेंट के पास जाएंगे परमिशन लेने के लिए, डिक्रीज के टाइम आप नहीं जाएंगे। और वो जो परमिशन आपको मिलेगी वो गवर्नमेंट आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू देगी। ऐसे नहीं है कि चल ठीक है यार बढ़ा ले, तो ऐसा नहीं है, एक नोटिफिकेशन रिलीज होगी और उसके थ्रू आप 2020 में इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेगोशिएशन किस तरीके से होगा यूनियन एंड काउंसिल के बीच में। तो बेसिकली पहले क्या था कि 2019 का जो बिल था उसमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर है किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वर्क कर रही है, तो उस ट्रेड यूनियन के अंदर जो 75 वर्कर्स जो होते हैं, मतलब कि उस एस्टेब्लिशमेंट के जो 75% वर्कर्स जो होंगे वो उस यूनियन के मेंबर होने चाहिए और उसको हम सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कहेंगे। तो अब जो है इस 2020 में चेंज कर दिया गया है। ये जो 75% वर्कर्स जो थे जिनको मेंबर की तरह रखा जाना था, तभी किसी हम ट्रेड यूनियन को सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का नाम देते थे, अब इस नंबर को घटा के 51% थ्रेशोल्ड कर दिया गया है। तो ये वाले टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेगोशिएटिंग काउंसिल के बारे में। तो बेसिकली देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर कोई भी ट्रेड यूनियन जो है वो ऐसी नहीं है जो कि नेगोशिएटिंग यूनियन हो, मतलब कि किसी भी यूनियन में जो है 51% नहीं हो पा रहे हैं जो वर्कर्स है एज एन मेंबर, किसी में 40% है, किसी में 30 है, किसी में 35 है, तो उस टाइम एक नेगोशिएशन काउंसिल जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो है एक ऐसी नेगोशिएशन काउंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर यूनियंस की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर्स जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। तो ये जो नेगोशिएशन काउंसिल में 10% वर्कर्स को इंक्लूड करने की बात कही गई थी, 2020 में इसको बदल के 20% थ्रेशोल्ड कर दिया गया था। ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि न्यू प्रोविजंस इस बिल के अंदर क्या लाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिविजुअल वर्कर का टर्मिनेशन करना होता था उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे उसमें क्या चेंजेस लाए गए। 2020 का जो बिल आया उसमें जो है किसी भी डिस्प्यूट को कैसे क्लासिफाई किया गया है कि किस वजह से जो है किस डिस्प्यूट की वजह से आप किसी वर्कर की जो सर्विसेज है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं या रिट्रेंच कर सकते हैं या फिर पूरी सर्विस का ही टर्मिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्कर है अगर उसको ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। मैंने आपको आज की ही वीडियो कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास कब जाता है कोई वर्कर, जब उसको एक फॉर्मल जजमेंट चाहिए होती है, एक फाइनल जजमेंट चाहिए होती है। वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं अब उसको ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए 45 डेज का टाइम मिलता है कि आप 45 डेज के बाद भी जो है अपना एप्लीकेशन डिस्प्यूट का दे सकते हैं। पहले ये जो था नहीं था, 2020 में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के ऊपर। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के एंटाइटलमेंट्स किस तरीके से दिए गए थे। तो 2019 का जो बिल था उसमें सोशल सिक्योरिटी फॉर सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो की गई थी किसके बेसिस पे, थ्रेशोल्ड के बेसिस पे कि एस्टेब्लिशमेंट का साइज क्या है उस बेसिस पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी किसमें, 2019 के अंदर। पर 2020 के अंदर ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इस सोशल सिक्योरिटी कोड को एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकती है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि उसका साइज क्या है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जो है वो हर किसी को चाहिए, बट फिर भी जो है अगर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगता है तो वो एक नोटिफाइड वे में साइज थ्रेशोल्ड को मेंशन कर सकती है, बट देना सबको होगा, ठीक है। फिर आता है फर्दर 2019 का जो बिल था उसमें बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स थे उनके लिए स्कीम्स को नोटिफाई किया गया था। किस तरीके के यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स की बात हो रही है, जो कि होम बेस्ड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। पहले तो हम डेफिनेशन देख ले, गिग वर्कर क्या होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है। इंटरव्यू और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं कि एक ऐसा वर्कर जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में काम नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने बॉस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको काम बता रहे हैं, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। इस तरीके के जो वर्कर्स होते हैं उनको हम गिग वर्कर्स नहीं कहते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में जाके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब कि बाहर रह के काम कर रहे हैं, वो हो गए गिग वर्कर्स। दूसरे हो गए प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। जैसे कि हो रहा है ना अभी जैसे आई थिंक वर्क फ्रॉम होम तो हम उसको नहीं कह सकते हैं, बट एक ऐसा पर्सन जो कि ऑनलाइन चीज़ें संभाल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको ऑफिस में नहीं जाना पड़ रहा है, तो उनको क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। मतलब कि वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऑनलाइन हम काम करते रहते हैं ना जब तक मेट्रो नहीं आती। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं, वो इंडिविजुअल जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये था 2019 के बिल के अंदर जो है इन सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए स्कीम्स बनाई गई थी। 2020 में जो बिल है उसने फॉलोइंग चेंजेस लाए इन वर्कर्स के लिए। सबसे पहले तो जो है एक सोशल सिक्योरिटी फंड को बनाया गया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। तो 2019 का जो बिल था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि आपको एक सोशल सिक्योरिटी का फंड जो है आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंस समझिए, 2019 में कहा गया कि आप चाहे तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए कोई भी जो फंड है वो क्रिएट कर सकते हैं, पर 2020 में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप सच अ फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड जो है वो सेटअप करना है, कर सकते हैं, करना है। ये दोनों डिफरेंस आ गए 2019 और 2020 के अंदर। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी को सारा काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अब जो है एक सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो सेटअप करना है और एडमिनिस्टर करना है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। 2020 का जो बिल था उसमें जितनी भी 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स है उनके रजिस्ट्रेशन की भी बात की गई कि ऐसा नहीं आपको सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करना है, आपको इन वर्कर्स को भी रजिस्टर करना है। किन वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उसके बाद जो है
जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी थी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, वो कैसे कैसे प्रोवाइड होगी। तो 2019 का जो बिल था उसमें कहा गया कि एक नेशनल और स्टेट लेवल बोर्ड्स जो है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी नेशनल सोशल सिक्योरिटी की, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है उनके लिए स्कीम्स को एडमिनिस्टर किया जा सके। वहीं पे 2020 का जो बिल था उन्होंने कहा कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के साथ साथ जो है आपको ये भी देखना है कि जो गिग वर्कर्स है और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनका वेलफेयर का पर्पस किस तरीके से सूट हो रहा है, मतलब कि आप किस तरीके से उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और वहीं पे आपको रिकमेंड करना है और मॉनिटर करनी है स्कीम्स गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए किस तरीके से। अगर मतलब कि हमें जो है मॉनिटर करनी है और रिकमेंड करनी है स्कीम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बोर्ड को सेटअप करेंगे। ये जो बोर्ड होगा उसके अंदर एक सेट ऑफ मेंबर्स होंगे। कौन कौन होंगे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एग्रीगेटर्स के, जो कि नॉमिनेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स के एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के, और इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगा। और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल होगा ESIC का, और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट के। तो ये जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको कॉम्पोजिशन जो है इस बोर्ड की वो आपको याद रखनी है। ये आज पार्ट 1 था। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छा चैनल जो है वो ग्रो हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आपके लिए ला सके। वी डू लोड्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। हम बहुत सारे सर्च करते हैं, बहुत एक्सप्लोरेशन करते हैं गवर्नमेंट साइट्स की कि आपके लिए बेटर से बेटर सोर्सेज ला सके। तो आप जो है अपना एक थैंक यू जो है वो सब्सक्रिप्शन बटन से करें और लाइक बटन से करें। थैंक यू सो मच।